उधर केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ाने के लिए वहां पर विशाल ओम के चिन्ह को लगाया जा रहा है। ये ओम गुजरात के कलाकारों ने तैयार किया है और उसका वजन 5 टन है। केदारनाथ भगवान शंकर का सबसे अलौकिक धाम। कहते हैं यहां साक्षात शिव शंभु विराजते हैं। केदारनाथ धाम की भव्यता को और बढ़ाने के लिए मंदिर परिसर के पास ही ओम के चिन्ह को लगाया गया है। ओम का यह चिन्ह इतना विशाल है कि इसे जेसीबी की मदद से उठाया जा रहा है। ओम के इस चिन्ह का वजन 60 क्विंटल के करीब है। ये देखने में बेहद आकर्षक लगता है। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्री ओम की इस प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे। इसकी लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है जो आने वाले कुछ दिनों में महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। केदारपुरी की भव्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ लगातार काम हो रहे हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं। ओम के प्रतीक चिन्ह को भी इसी योजना के तहत लगाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर देहरादून से है। 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में जांच अधिकारी का ट्रांसफर करने पर सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने जांच अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। जांच अधिकारी को नेपाल बॉर्डर पर भेज दिया गया। पीएचक्यू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी में तैनात थे इंस्पेक्टर चंचल शर्मा, वो जांच कर रहे थे और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जांच अधिकारी का तबादला जो हुआ है क्यों हुआ है। 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले से जुड़ा ये मामला है। जांच अधिकारी का ट्रांसफर करने पर सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने जांच अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये पूरा जो मामला है ये कितना गंभीर है और क्या ट्रांसफर के पीछे कोई दलील भी है? अब देखिए, ये बहुत गुप्त तरीके से तबादला किया गया है और राज्य सरकार जहां भर्ती में घोटाले खोलकर श्रेय लूटने का काम कर रही थी, वहीं 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर जो इंस्पेक्टर इसकी पूरी विवेचना कर रहे थे, जिसकी विवेचना के बाद 1 दर्जन से ज्यादा दरोगा निलंबित किए गए हैं, यानी उसकी जांच ठीक थी, तो अब उसको नेपाल बॉर्डर पर भेजने का औचित्य किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर में तैनात इस दरोगा को धारचूला भेज दिया गया है जो नेपाल बॉर्डर पर है। बिल्कुल उसको पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार कर रही है, भर्ती में घोटालों की बात सरकार कर रही है, जांचें करवा रही है, जो जांच कर रहे हैं उनका क्या असर हो रहा है, ये सामने अब सबके आ गया है कि चंचल शर्मा को, जो इंस्पेक्टर थे, जो मुख्य विवेचक थे, उनको धारचूला भेजने का सबब किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेकर पुलिस विभाग में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। अगर उसकी जांच गलत थी तो दरोगा सस्पेंड क्यों हुए, और अगर उसकी जांच ठीक थी तो उसका तबादला नेपाल बॉर्डर पर क्यों किया गया। जी बिल्कुल अजीत जी, ये जो पूरी जांच 2015 मामले की अभी भी चल रही है या पूरी हो चुकी, इस जांच का स्टेटस क्या है? नहीं, ये जांच चूंकि विजिलेंस सेक्टर ने पीएचक्यू को सौंप दी थी करीब 2 महीना पहले, और पीएचक्यू ने ही इस विवेचना पर, इस जांच के आधार पर 1 दर्जन से ज्यादा दरोगा को निलंबित कर दिया था। और अब आकर देखने में मिल रहा है कि जिसने जांच की थी उसको नेपाल बॉर्डर भेज दिया गया। तो ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। ऐसी ये कौन सी नीति है पुलिस डिपार्टमेंट की, पीएचक्यू की, कि ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा? ये किसी और की से है, ये राजनीति हो रही है, या ये खुद पुलिस डिपार्टमेंट में खुद की सियासत हो रही है, या कौन मुख्यमंत्री को नाराज करना चाहता है, कौन उनको खुश करना चाहता है? तो ये तमाम चीजें यहाँ पर ये चर्चा में है और वाकई इस तबादले ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, डीजीपी के ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं कि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है नेपाल बॉर्डर पर। वह देहरादून में हादसे का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है। नेहरू कॉलोनी थाना इलाके में एक महिला स्कूटी पर सवार थी। महिला रोड को पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस आई और महिला को टक्कर मार दी। महिला को टक्कर लगते हुए दूर जाकर गिरती है। महिला को अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आप देखिए, महिला स्कूटी से जा रही थी और एकदम से सामने से तेज रफ्तार ट्रक जो बस है वो टक्कर मार देती है। महिला बीच सड़क पर पड़ी है। हालांकि फौरन लोग पहुंचे अस्पताल लेकर, लेकिन महिला की मौत हो गई। तो शहरी क्षेत्र में इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं, बस दौड़ रही है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें भाजपा के सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आम जनता से संपर्क करेंगे। उत्तराखंड में भी इसके लिए भाजपा संगठन ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर आज शाम 5 बजे देहरादून में भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में कल होने वाली कार्यसमिति के एजेंडे पर चर्चा होगी। सांसदों को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि भारत सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूर्ण हो रहा है। 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान पूरे देश के अंदर है और उत्तराखंड के अंदर भी कार्यक्रम। उस संदर्भ में आज की बैठक में हमारी जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा जी बैठक में रहेंगी। तो कार्यक्रम के स्वरूप को विधिवत रूप से चर्चा करते हुए कल हम अनुमोदन देंगे प्रदेश कार्य समिति के अंदर। और आज भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सूडान में फंसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया। इसमें उत्तराखंड के लोग भी हैं, इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, ये इस पर हम रुख करते हैं। देहरादून का पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये बताइए कि जो 9 साल पूरे होने पर देश भर में महासंपर्क अभियान शुरू कर रही है बीजेपी, उत्तराखंड में किस तरीके की तैयारियां हैं इसको लेकर? अब देखते कि उसी को लेकर आज शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है। महासंपर्क अभियान में किस तरह से भाजपा आगे जनता के बीच में जाने वाली है और किस तरह से आगे के एजेंडे तय किए जाने हैं, उसी को लेकर ये बैठक आज शाम 5 बजे होगी। इसके बाद कार्य समिति की बैठक कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक कार्य समिति की बैठक चलेगी। इस कार्य समिति की बैठक में भाजपा ने अपने सभी सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, जिलाध्यक्षों को, मंडल अध्यक्षों को, सभी को बुलाया है। सबको कार्यक्रमों का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि जो आज ये जो शाम 5 बजे बैठक होने जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री और पदाधिकारियों के साथ सभी 5 सांसदों को भी बुलाया गया है। सांसद को इसलिए बुलाया गया है कि जो 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है सांसदों का, उनकी जनता में कितनी पकड़ रही है, मोदी सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उनको किस तरह से जनता तक उनको पहुंचाया है, तो उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। तो क्योंकि अगले साल चुनाव में जाना है और चुनाव में जाने से पहले सभी सांसदों के फीडबैक के साथ ही उनके टिकटों को फाइनल किया जाएगा कि सांसद कितने जनता के बीच में गए हैं, कितनी जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको कितना जनता के बीच में पहुंचाया है। इन तमाम चीज़ों का फीडबैक आज बोल लेंगे। इसके साथ साथ ही महासंपर्क अभियान के तहत सांसदों की जो ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी भाजपा के बूथ हैं तकरीबन 12,000 के करीब बूथ भाजपा के हैं। 12,000 में से ऐसे बूथों का चयन किया गया है जिनमें भाजपा को पिछले चुनावों में कम वोट पड़े थे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। उन सभी बूथों में भाजपा के सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी और वहां पर सांसद रात्रि विश्राम करेंगे। मंडल अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ जाकर वो आम जनता से हर स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बातचीत होगी और कार्यक्रम को भव्य बनाना है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए। बागेश्वर की बात करते हैं। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है। भाजपा कह रही है कि उसके सामने कोई चुनौती नहीं है, मगर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा घमंड में चूर है। मुझे लगता है निर्विरोध जीतेंगे। अगर निर्विरोध चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी अपना क्रम तैयार किया है और अच्छा होगा, मैं तो सभी राजनीतिक दलों से अपील भी करूंगा कि बड़ी हार के लिए उनका कोई प्रत्याशी तैयार होने वाला भी नहीं है और हम बागेश्वर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ गया तो प्रचंड बहुमत से जीतेगा। चुनाव हारना जीतना ये लोकतंत्र का हिस्सा है। 2 लोग लड़ेंगे, 4 लोग लड़ेंगे, कितने भी लोग लड़ेंगे, जीतना चुनाव एक ही को है। लेकिन ये मानसिकता कि कोई विपक्ष है ही नहीं, कोई खड़ा होगा ही नहीं, हम निर्विरोध आ जाएंगे, इस प्रकार के बयान ये इनकी मानसिकता का द्योतक है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से बागेश्वर का उपचुनाव लड़ेगी। जब रिक्ति अनाउंस होगी, जब वहाँ का चुनाव नोटिफिकेशन होगा, पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। वहीं नैनीताल राजभवन में आज से 18वें गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। खेलो इंडिया के तहत हो रही गोल्फ प्रतियोगिता में इस बार देश भर से करीब 125 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि 3 साल बाद राजभवन गोल्फ कोर्स में टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह है। पिछले 3 साल हम नहीं कर सके क्योंकि कोविड और उसके अलावा कुछ एक चुनौतियां थी, लेकिन आज जो शुभारंभ हुआ है अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ से एक सिग्नल, एक मैसेज आएगा। एंड जो आपने कहा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए, मैं आपके साथ में ये जो आपने बात कही है ना कि राजभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल अब कि इसको किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल में लेके जाया जाए, ये सच्चे उत्तराखंडी की आत्मा की आवाज है। आज भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से सूडान में फंसे नागरिकों को दिल्ली लाया गया है। इसमें उत्तराखंड के 2 लोग भी उत्तराखंड लौटे हैं, जिन्होंने पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार जताया। पहले तो मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद थी भारत सरकार का, जिन्होंने हमें सूडान से यहाँ पर सकुशल लाया है, और मोदी जी का तो आभार ही है, साथ साथ में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमें उत्तराखंड के वासियों को यहाँ पर आज सकुशल भारत में लाए और हमें घर तक भी पहुँचा रहे हैं। और सुबह सुबह हमें हमारे उत्तराखंड सरकार के एक अच्छे एम्प्लॉय जो कि हमें ग्रीट किए हैं। जोशीमठ में हेमकुंड साहिब यात्रियों की तैयारियां चल रही हैं। कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना हो गया है, मगर खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है, क्योंकि हेमकुंड साहिब में पहले ही काफी बर्फ जमी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, इसलिए तीर्थयात्रियों में उत्साह है। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना किया। गोविंद घाट गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा, अरदास के बाद पहला जत्था रवाना कर दिया गया। घाघरिया से ये कल सुबह प्रातः हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्थान करेंगे और 10 बजे हेमकुंड साहिब में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। यही इस कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है उसका यही सरदार है। शनिवार को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे, इसलिए तीर्थयात्रियों में उत्साह है। हेमकुंड में अभी भी 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि इसका असर तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए 60 साल से ऊपर की उम्र वाले तीर्थयात्रियों को अभी यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। हर वर्ष की भांति इस बार उससे ज़्यादा उत्साह था और ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन हमने बर्फ़ को देखते हुए, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी कोई भी अनहोनी हो, तो इस करके सभी जगह ये संदेश भेजा है कि 60 वर्ष से ऊपर और बच्चे ये अभी ना आए। हेमकुंड साहिब यात्रा पैदल मार्ग पर बर्फ काटकर आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया, मगर अभी भी रास्ते के चारों ओर बर्फ जमी हुई है, जिसके पिघलने से आवाजाही में परेशानी हो सकती है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास भी अभी काफी बर्फ जमी हुई है। जाहिर है इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बर्फीले माहौल के बीच शुरू हुई है, इसलिए प्रशासन के सामने यात्रा को सुचारू रख पाना भी चुनौती हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में फोटो के जरिए सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान शुरू हो गया है। इसे लेकर सरकार ने पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने ऐप का शुभारंभ किया है। अब आपको खराब सड़क की एक फोटो इस ऐप पर डाउनलोड करनी होगी और 7 दिन के अंदर आपके क्षेत्र की सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी। ये दावा पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस ऐप का शुभारंभ करने के बाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप से किसी भी गड्ढे की फोटो खींच करके और वो भेजा जाएगा। उसमें उसके लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, कंपास का पूरा और स्थान का जो है अंकित हो जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करके और वापस आपको फ़ोटो भेजेगा कि हमने इस गड्ढा को जो है भर दिया है, इसको मुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार का नेशनल हाईवेज़ में, स्टेट हाईवेज़ में और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ के अंदर ये लागू किया गया है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। 7 दिन का टाइम पीरियड रखा गया है और इसमें कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने लगी है और इसमें हमने डिपार्टमेंट से कहा है कि 7 दिन के अंदर इसको गड्ढा मुक्त करके और इसमें ऐप के जरिए जो है फोटो को भेजें। मसूरी के इतिहास से छेड़छाड़ को लेकर सामाजिक और राजनीतिक लोगों में भारी आक्रोश है। यही वजह है कि मसूरी नगर पालिका प्रशासन के कार्यक्रम पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि पालिका जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक फायदे के लिए मसूरी के इतिहास को छेड़छाड़ कर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
1823 कोई तारीख ही नहीं है मसूरी की। कैप्टन यंग तो अचानक कई बार मसूरी घूमने आए, और कैप्टन यंग मसूरी बसाने वाले कौन होते हैं? कैप्टन यंग ने अपने लिए घर बनाया 1827 में, और ये 600 रुपये लीज में है मसूरी। तो कैप्टन यंग एक शिकारी थे, बहुत अच्छे थे, और वो घूमने आए। तो कुछ जो नगर पालिका मसूरी सम्मान समारोह करने जा रही है या 200 साल मनाने जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। मसूरी का अपमान है, मसूरी के इतिहासकारों का अपमान है, और मसूरी की जनता का अपमान है। रुड़की पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, इसलिए इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, जबकि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होते हुए बीजेपी हार नहीं सकती है। कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, ये घोषित हो जाए। रुड़की में नाले की सफाई करने गई नगर निगम की टीम का विरोध हुआ। इस दौरान नगर आयुक्त और लोगों की नोकझोंक हो गई। जल निकासी के समाधान को लेकर नगर निगम की टीम नाले की सफाई करवा रही थी, मगर ग्रामीणों का कहना है कि नाले का पानी उनके खेतों में जाता है, जिससे उनकी फसल खराब हो रही है। तो नगर निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ गया। उधर धारचूला में सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने की वजह से आदि कैलाश यात्रा प्रभावित है। तीर्थयात्री पिछले कई दिनों से धारचूला में रुके हैं और सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर गिरे ये बड़े बड़े पत्थर आदि कैलाश यात्रियों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। सड़क बंद होने की वजह से आदि कैलाश यात्रियों का दल धारचूला में रुका हुआ है। इस दल के सदस्य 15 मई को धारचूला आ गए थे, मगर रोड बंद होने की वजह से यात्री अपने सफर पर रवाना नहीं हो पाए हैं। यहाँ रहने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। ये तो भगवान की मेहरबानी है कि भाई भला आदमी ने किसी ने अपना फार्म हाउस को होटल में कन्वर्ट करके हमको रहने के लिए दिया। उसके कारण हम इधर हम लोग 30 जन आए हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं, और अच्छे मतलब इंटेंशन और हमारा ये इच्छा था कि हमारी अच्छी यात्रा हो जाए। धारचूला से आगे आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सड़क निर्माण काम चल रहा है। आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग की, जिस वजह से रोड बंद हो गई। डीएम ने मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त अभी गर्भाधार की वजह से बंद है। जैसे ही ये रास्ता खुल जाएगा आदि कैलाश यात्रा फिर से रिज्यूम हो जाएगी। ऊपर जोलिंगकोंग के पास भी काफ़ी स्नोफॉल हुई है इस बार, और काफ़ी लेट स्नोफॉल भी हो रही है, और प्रत्येक दिन ही हर दूसरे तीसरे दिन ही वहाँ पे स्नोफॉल हो जा रही है। इस कारण से वो रास्ता भी बंद ही है। आगे इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए नई योजना बनाई गई है। अब हफ्ते में 3 दिन आदि कैलाश यात्रा जारी रहेगी, जबकि 4 दिन बीआरओ सड़क निर्माण का काम करेगा, ताकि यात्रा भी ना रुके और सड़क का निर्माण भी चलता रहे। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज के साथ पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य गंगोत्री धाम पहुंची, जहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद रेखा आर्य ने गंगोत्री धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों से सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। साथ ही रेखा आर्य ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। रेखा आर्य ने सभी को भरोसा दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।